QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8 बिल्कुल लास्ट चैप्टर देखेंगे। भारतीय राजनीति नए बदलाव कैसे हुए हैं और भारत में गठबंधन की राजनीति कैसे शुरू हुई है, और इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि गठबंधन की राजनीति क्या होती है और कैसे इसने भारत में अपना प्रभाव कायम रखा है, प्रभाव डाला है। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और क्षेत्रीय मुद्दों से कैसे संबंधित रहा है ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर को पूरा देखिएगा। वीडियो को कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 जो है लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटी का। भारतीय राजनीति नए बदलाव, क्या बदलाव हुए हैं 1990 का जो दशक था उसके बाद। तो 1990 से लेकर के ये 2019 तक जो बदलाव हुए हैं भारत की राजनीति में, इस चैप्टर में हमें उसमें पूरा देखना है। और ये लास्ट चैप्टर है, और ये क्लास 12 के एनसीईआरटी का इस 6 से लेके 12 एनसीईआरटी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं और उसको अच्छे से कर भी सकते हैं। और यहाँ सबसे हमें चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, लिखा हुआ है 1990 का दशक। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों के बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली थी। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर जो है गहरा असर पड़ा है। ठीक है, तो याद रखना, जब 1984 का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस पुनः जीत गई। ठीक है, और 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी। ठीक है, तो बदलाव क्या क्या आए थे। पहला बदलाव क्या था, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 में चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। अब 84 का चुनाव तो जीत गई कांग्रेस, लेकिन 89 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा के 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीट ही जीत सकी। तो ऐसा क्या हुआ था कि चुनाव कांग्रेस 5 साल बाद ही लगभग हार गई। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आ गई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी, जिसे राजनीति विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही, और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसी अब हासिल नहीं हो सकी। तो धीरे धीरे कांग्रेस का यहीं से पतन क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, आगे लिखा है दूसरा कारण क्या था। बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। तो मंडल एक कमीशन आया था जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। तो यहीं से 1990 का जो दशक था, यहीं से जो है बहुत ज्यादा बदलाव का दशक माना जाता है। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। ठीक है, बीपी सिंह की सरकार ने। ठीक है, इस सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई थी। तो मंडल आयोग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाया था हमारे देश की राजनीति में। ठीक है, हमारे जो नए बच्चे तैयारी करते हैं उन सबको चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, और ऐसे मुद्दों को जानना भी जरूरी है। तीसरा कारण क्या था, तीसरा बड़ा उसमें चर्चित मुद्दा कौन था। तो विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वह बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय आर्थिक सुधार भी किया गया था, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। ठीक है, और इसकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई थी। 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में
चलती आई थी वह नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई थी। तो याद रखना, लगातार अब यहीं पे आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हो गया था। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। जब आर्थिक नीति लागू की गई थी तो बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की थी कि प्राइवेटाइजेशन को लागू नहीं करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को भारत में लागू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी, सबसे नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रहा। किसी ने आर्थिक नीति की आलोचना किया, लेकिन उसको जो है समाप्त करने का काम किसी ने नहीं किया। इस दौरान चौथा मुद्दा क्या था? अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर शताब्दियों से चले आ रहे विधिक एवं राजनीतिक विवाद में भारत की राजनीति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया, जिसने अनेक राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। और राम मंदिर का ही मुद्दा एक ऐसा था, यहीं से बीजेपी जो है लीड लेना शुरू कर दी। राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्रीय विषय बनने से धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के जो है विमर्श की दिशा बदल गई। इन परिवर्तनों की परिणति सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय, जिसकी घोषणा 9 नवंबर 2019 के उपरांत अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के रूप में हुई है। ठीक है, इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हो गया। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पे थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। याद रखना, जब 1991 का चुनाव होने वाला था, उसी प्रचार में तमिलनाडु गए थे और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी लिट्टे के समर्थकों द्वारा। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जब आर्थिक सुधार लागू किया गया था। ठीक है, और यहीं से आगे जो है हमारे देश में गठबंधन का युग प्रारंभ हो गया। तो यहीं से गठबंधन की जो राजनीति है आज हमारे यहाँ जो हो रही है, वो इसी समय से ज्यादा जोर पकड़ने लगी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। मतलब इस जो 1989 का चुनाव हुआ था, इसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के बना था। परस्पर विरुद्ध को दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चा ने समर्थन दिया था। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे में सिकरत नहीं की थी। मतलब बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन जो है इसमें कोई मंत्री का पद भाजपा और जो है वामपंथी मोर्चा ने नहीं लिया था। ठीक है, और बीपी सिंह इस समय कौन बन गए थे? तो बीपी सिंह इस समय प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, एक तरफ जो है ये एडवाणी की फोटो है, एक तरफ वामपंथी नेता की फोटो है और ये बीच में बीपी सिंह है। तो एक गठबंधन की सरकार इस समय बनाई गई थी, जिसको कार्टून के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का वही प्रयास किया गया है। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि हम समर्थन बाहर से करेंगे सरकार को, हम सरकार के मंत्री में शामिल नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। तो दो पार्टियों ने बाहर से समर्थन किया था बीपी सरकार को, बीपी सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। आज बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस आज किसी के साथ लड़ रही है, जो उस समय केवल अकेले लड़ती थी। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का पतन हुआ है। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको यह चर्चा याद है कि 1960 के दशक में अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती मिली थी? ठीक है, मैंने बताया था। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई अन्य दूसरी पार्टी ने ले लिया, प्रमुख हो गई थी, ऐसा भी नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस का पतन धीरे धीरे होना यहीं से प्रारंभ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग प्रारंभ हुआ। तो 1990 के बाद जो है भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई और बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने लगी। यह तो निश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं, ऐसा हमेशा होता रहा है। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई कि अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक
दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे, मतलब उसमें कई पार्टियों को जो है सीटें अलग अलग मिलती थी। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में जो है कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो 2014 में पहली बार मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। इसके पहले 1989 से लेकर के किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसका मतलब है कि बहुत सारी पार्टियां हैं और वो चुनाव लगातार जीतती थी, तो उसमें नेशनल पार्टियों को काफी प्रभावित करती थी। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे आपका सपा हो, चाहे बसपा हो, इन लोग क्षेत्रीय पार्टियों ने मुख्य भूमिका निभाई है। यद्यपि पुनः 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दल को अकेले पूर्ण बहुमत मिला हुआ था और 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें गठबंधन की सरकार चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गठबंधन की राजनीति क्या है? 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित अथवा पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या जिसे हम ओबीसी कहते हैं कि जो है नुमाइंदगी थी। इन दलों ने में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो छोटे छोटे क्षेत्रीय आकांक्षाओं, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया था। इनमें सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी और सबने जीता था। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इसमें बसपा, सपा सब शामिल थे। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया था और संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? देवगौड़ा बन गए थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर जो है छुई मुई थे। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया था, बीपी सिंह को, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। कौन? भाजपा और वाम मोर्चा। इसीलिए इन लोगों ने राष्ट्रीय मोर्चा अर्थात बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था कि कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देना है। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। बहरहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। तो इस बार जो है वाम मोर्चा कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का जो है प्लान बना लिया। बहरहाल उन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 और 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर ली, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा 91 से जब शुरू हुआ तो भाजपा यहीं से मजबूत होना शुरू हो गई। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कौन? भाजपा। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम राजग कहते हैं, ठीक है, इसे एनडीए कहा जाता है, राजग के अगुवाई के रूप में सत्ता में आई। 1998 के मई से लेकर के 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की और राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 के राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा भी किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 महीने के लिए जो प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार 5 साल पूरा किया था इन्होंने। मैप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ दिखाया गया है कार्टून के माध्यम से 1971 में जब कांग्रेस सबसे मजबूत थी, इंदिरा गांधी थी, तो विपक्ष में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, वक्त की बात है, बात ये कहा गया है। 1999 में जब भाजपा की सरकार बनी, गठबंधन के साथ इसमें कई पार्टियां शामिल थी, तो उस समय जो है विपक्ष में कौन थी? सोनिया गांधी थी। ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ कद कांग्रेस का बड़ा है और समय समय की बात है कि 99 में कद किसका बड़ा हो गया? तो गठबंधन, जिसमें भाजपा सबसे ऊपर थी। तो ये समय समय की बात है, उसी चीज को यहाँ कार्टून के माध्यम से बताया गया है, एक तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है इस तरह, 1989 के चुनाव से भाजपा में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई और इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी, क्योंकि याद रखना 1989 से लेकर के और 2014 तक लगातार जो है
हमारे यहाँ कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ही नहीं थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। तो मतलब यह हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व यहाँ पर बढ़ गया था। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 97 की संयुक्त मोर्चा सरकार और 98 से और 99 की राज्य सरकार, 2014 से लेकर 2019 की जो है सप्रसंग सरकार और समान रूप से लागू होती थी। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई और यहीं से जो है 14 में पुनः जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है भाजपा ने बनाया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों में जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वो भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले गई हैं। तो हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार कब से कब तक रही है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। तो 19 याद रखिएगा, जो आपका 1989 है यहाँ से लेकर के और 2014 तक जो है हमारे यहाँ गठबंधन की जो सरकार रही, इसमें जो है मेन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि उसमें दौर क्या था और गठबंधन सरकार के क्या मायने थे। ठीक है, और गठबंधन सरकार 2014 में जब समाप्त हुई और जो है तो उसकी क्या प्रवृत्ति थी, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार जो 1989 के बाद कौन कौन प्रधानमंत्री बना, तो आप देख सकते हैं। तो केंद्रीय सरकार में 1989 के बाद अगर देखा जाए तो ज़्यादा सबसे पहले बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। कब? तो 1989 से लेकर के और 1990 तक। इसके बाद 1990 से 91 के बीच में जो है राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व किया था चंद्रशेखर ने किया था। इसके बाद 91 से लेकर 96 तक जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और फिर इसके बाद जो है 96 से लेकर जो है आपका 96 तक जो है भाजपा जो है सरकार बनाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद जो है 96 से लेकर 97 में जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और एच.डी. देवगौड़ा सरकार बने। और याद रखना, कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। याद रखना, 97 से लेकर के 98 के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए फिर जो है आपका 98 से लेकर 99 और 2004 तक जो है सरकार बनी थी किसकी, भाजपा और राजग की। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 4 से लेकर 14 तक जो है कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। और 2014 से लेके और अब तक जो है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ से गठबंधन की सरकार खत्म हो गई थी, लेकिन अब 2024 में पुनः गठबंधन की सरकार पुनः शुरू हो गई हमारे यहाँ, जो भाजपा को 240 सीटें ही 24 के चुनाव में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो 89 के बाद प्रधानमंत्री जो बने हैं, इनका कार्यकाल भी हमें याद रखना होता है। कभी कभी क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी चीजों को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है आगे, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। मतलब कांग्रेस खुद ही जो है कई पार्टियों का समूह मिलकर काम करती थी। इसे विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया था। तो कांग्रेस अगले चुनाव नहीं लड़ती थी पहले। उस समय भी कांग्रेस में कई समर्थक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो सीटों का बंटवारा कर लेती थी, विचारधारा चाहे जो भी हो। 5वें अध्याय में हमने यह पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। तो 1960 के बाद बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से अलग होने लगी। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद से सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और ये इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। तो कांग्रेस पार्टी जो है क्यों कमजोर है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जब से उदय हुई है तब से कांग्रेस पार्टी क्या हो गई है, वो कमजोर होती चली गई है। लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। ये भी एक बड़ा है कि कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं बन पाया। अगर देखा जाए भाजपा जो है अगर हटा दिया जाए तो अन्य पार्टियां उसका विकल्प बनने में नाकामयाब रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय कैसे होता है और अन्य पिछड़ा वर्ग यहीं से हमारे देश की राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है और यहीं से जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को लेकर के हमारे देश में कई पार्टियों का उदय होता है, जैसे आपका सपा, बसपा, जैसे आपका जो है राजद, इसके अलावा जदयू, ऐसी कई पार्टियों का उदय उस समय अन्य पिछड़ा वर्ग के मुद्दे को लेकर के हुआ। लिखा है, इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय।
आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे। इससे जो है विचार विवेचन की एक प्रणाली, प्रशासनिक कोटि, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत जो है किया जाता है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ा जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर रहे थे, तो अनपिछड़ा वर्ग के लोग हमेशा कांग्रेस से दूरी बना के रहे, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती चली गईं। इसमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इन तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी के रूप में हुई थी। तो याद रखना, क्षेत्रीय पार्टियों जो सबसे ज्यादा उदय हुआ है गैर कांग्रेसी पार्टियों का, वो याद रखना इमरजेंसी के बाद तेजी से हुआ। जनता पार्टी के कई घटक, मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था। ये देखना, ये छोटे पार्टियां जो थी, ये जो है अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति करती थी, इसलिए ज्यादा मजबूत होती अन्य राज्यों में चली गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मंडल का लागू होना। तो देखना, मंडल कमीशन जो था उसके जो प्रावधान थे, सिफारिश को लागू किया गया, यहीं से हमारे देश की राजनीति में और ज्यादा बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया? अगर देखा जाए तो 1980 मतलब 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। तो बीपीसी ने जो है, याद रखना, 1989 में बीपीसी ने जो है मंडल आयोग की जो है सिफारिश को लागू करने का फैसला किया और ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय लिया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुसंगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इसका फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की, जिसमें जो है सबसे आगे कौन था? तो इसमें सबसे आगे सपा थी। ठीक है, इसके अलावा जो है लालू की पार्टी थी, इसके अलावा जो है आपका नीतीश की पार्टी थी। ठीक है, इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया और इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति हमारे यहाँ यहीं से शुरू हो गई। अब आप देख सकते हैं जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, देख सकते हैं कितना आगजनी हुई थी, कितना आंदोलन हुआ था, कितने लोग जेल गए थे। उस समय जो है क्या क्या विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसी चीज को यहाँ पर एक जो है उसमें दिखाया गया। और जैसे ही याद रखना कि जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया था तो बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, जब 89 में बीपी सिंह की सरकार थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले इस सेंटेंस को हम पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है राजनीतिक परिणाम। क्या निकला राजनीतिक परिणाम? तो 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ और यहीं से दलित राजनीति का भी जो है एक शुरुआत हो गई और यहीं से जो है काशीराम जैसे नेता जो दलित राजनीति करते थे उनका भी यहीं पर उदय हुआ। तो ओबीसी और जो है आपका एससी दोनों जो है राजनीति यहीं से हमारे यहाँ शुरू हो गई। ठीक है, आगे लिखा है 1978 में जो है बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है एम्प्लाइज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिससे बाद के समय बहुजन समाज पार्टी का क्या हुआ था, यहीं से उदय हो गया। ठीक है, तो आगे बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की राजनीति करना शुरू किया। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आजाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूथ ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। तो याद रखना, मायावती जो है ये काशीराम की जो बसपा थी, इसको पहली बार यहीं पे समर्थन मिला और ये जीत गई पार्टी।
दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुजन कहते हैं, देश की आबादी से में सबसे ज्यादा हैं और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और उसने एक से ज्यादा दफे यहां सरकारें बनाई। इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप से धारणा है कि इन दलों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धी भी चलती रहती है। तो जो अन्य पार्टियां उनको लेकर के भी जो है किसके साथ, तो बसपा के साथ लगातार कंपटीशन बना हुआ था। काशीराम कौन है? तो 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2006 में इनकी डेथ हुई थी। बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक थे। बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक थे। सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो है बामसेफ जो है DS4 और अंततः 1984 में बसपा की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो 1984 में बसपा की स्थापना की थी। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। कुशाग्र राजनीतिक कार्य थे ये। आप राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठनकर्ता भी थे। कौन? काशीराम। तो काशीराम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दलितों के उत्थान में। इस चीज को हमें नकारना नहीं चाहिए और इनको लेके भारत रत्न की मांग लगातार होती रही है। अब देखो कब इनको भारत रत्न मिलता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मंडल आयोग के बारे में देख लेते हैं। मंडल आयोग क्या था, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं बीपी मंडल कौन है, ठीक है। याद रखना, ये 1967 से लेकर के और 70 तथा 77 से लेकर 79 में बिहार से सांसद चुने गए थे। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। बिहार के समाजवादी नेता 1968 से 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे और 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कौन? तो बीपी मंडल थे, ठीक है। ये कमीशन क्या था, देख लेते हैं। लिखा है मंडल आयोग, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। लिखा है दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। कहां पर? दक्षिण के राज्यों में। बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी, ठीक है। तो उस समय क्या था, याद रखना, दक्षिण के राज्यों में ओबीसी को आरक्षण मिलता था, लेकिन जो है उत्तर जो राज्य हैं वहां पे नहीं मिलता था। 1977-79 की जनता पार्टी की सरकार ने के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई थी। कब? जनता पार्टी की सरकार ने उठाया था इमरजेंसी के बाद, जब सरकार बनी थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी नेता थे और वो भी चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया, ठीक है। तो याद रखना, मंडल आयोग कब बैठाया गया, तो 1978 में बैठाया गया, यह भी याद रखना है, जिसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आजादी के बाद से ही यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। किसको? मंडल आयोग को। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन रखा गया था। तो जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर उस आयोग का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके जो है बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। याद रखना, मंडल आयोग कब बनाया गया था? 1978 में। और अपनी रिपोर्ट कब भेजा, मतलब सौंपा है 1980 में। ये भी याद रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं मिलान करने के लिए। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी और आयोग का जो है मशवरा था कि पिछड़े वर्ग को जो है पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें
वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश कर दिया था। तो आज जो ओबीसी को 27% आरक्षण है वो इसी कारण दिया गया था, मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिसमें भूमि सुधार भी की एक था। ठीक है, तो इन्होंने भूमि सुधार का भी सुझाव दिया था। 1980 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया। किसने? बीपी सरकार ने। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। याद रखना, जैसे ही मंडल आयोग को उसको लागू किया गया, ओबीसी को आरक्षण दिया गया, वैसे हमारे देश में आंदोलन शुरू हो गया, हिंसक प्रदर्शन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा जो है साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें से एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों ने इस फैसले के क्रियान्वयन के जो है तरीकों को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने सहमति की, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति, तो सब ने उसका समर्थन किया और आरक्षण देना उसमें जरूरी भी था, क्योंकि पिछड़ा वर्ग बहुत ज्यादा पीछे भी था। बिल्कुल सही निर्णय था सरकार का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया और सरकार के फैसले को तारीफ करते हुए उसको जारी रखने का फैसला किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। अब यहां से हमारे चुनाव में ये सब मुद्दे भी आने लगे। इस अवधि में आया एक दूरगामी परिवर्तन धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का प्रत्यक्ष उदय रहा, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहस को दिशा दे दी। हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी के साथ विलय हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाई थी। तो इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे और जनसंघ जो जनता पार्टी में एक हो गया था और बाद में अलग हुआ, तो 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। आरंभ में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा राजनीतिक पटल अपनाया। भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया, परंतु 1984 के चुनाव में भाजपा को बहुत सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस दल ने राष्ट्रवाद पर अपनी विचारधारा के केंद्र के रूप में बल देना प्रारंभ कर दिया। भाजपा ने राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को ही अपनाया। ठीक है, तो सब पार्टी जिसकी विचारधारा अलग अलग होती हैं, तो भाजपा ने इसको हिंदुत्व के बल पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है, हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था, इसलिए सावरकर को हमेशा सपोर्ट करती है भाजपा। इसका मूल आशा यह था कि एक भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत भूमि को अपनी मात जो है पितृभूमि और साथ ही उसे जो है पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के विश्वासियों का तर्क है कि इस दृढ़ राष्ट्र का निर्माण एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर संभव है। वह यह भी मानते हैं कि भाजपा के संदर्भ में हिंदुत्व का यह आधार प्रदान कर सकता है। ठीक है, 1986 की दो घटनाएं भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई। पहला 1985 का शाहबानोवाद था। इस प्रकरण में एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता के लिए जो है वाद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों के पक्ष में निर्णय दिया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग कानून है। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया, क्योंकि साहबानों के मामले में ऐसा दिया गया था। सरकार के इस कार्य का अनेक महिला संगठनों, अनेक मुस्लिम समूहों तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कार्य को अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक छूट और उनका तुष्टीकरण बता करके उसकी आलोचना की, और यहीं से भाजपा को 1986 में पहला मुद्दा कौन सा मिल गया? साहबानों का, जिसमें कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। दूसरा मुद्दा मिल गया अयोध्या विषय का,
दूसरी घटना, प्रमुख घटना के रूप में अयोध्या विषय देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई तक बैठा हुआ था, जिसने विभिन्न हितधारकों के विभिन्न दृष्टिकोण थे। यह विषय श्री राम के जन्मस्थान, जो कि पवित्रतम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, के स्वामित्व के संबंधित विवाद था। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान की महत्ता इस तथ्य से परखी जा सकती है कि 1528 से प्रारंभ होकर के यह 500 वर्षों के सुदीर्घ इतिहास में अनेक संघर्ष लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद के गेजेटियर में अंकित हैं। 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद ढांचा निर्मित किया गया था, परंतु ढांचे के आंतरिक और बाह्य भागों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। ठीक है। अयोध्या राम जन्मभूमि विषय प्राचीन सभ्यता में राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा था। कालांतर में यह विषय एक लंबे विधिक विवाद में परिणत हो गया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण 1949 में ढांचे को सील कर दिया गया था। ठीक है। तो 1949 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब विवाद हुआ तो ढांचे को सील कर दिया गया था और उस मस्जिद को चारों तरफ से घेर दिया गया था। 1986 में फैजाबाद अब अयोध्या जिला न्यायालय के एक निर्णय से 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसमें ढांचे का ताला खोल दिया गया और लोगों को वहां पूजा की अनुमति दे दी गई। कहां पर? उन मस्जिद पर जहां पर यह कहा गया राम प्रकट हो गए। यह विवाद अनेक दशकों से चला आ रहा था, क्योंकि यह माना जाता था कि श्री राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर 3 गुंबद वाला ढांचा वाला मस्जिद वहां पर बनाया गया था। तथापि मंदिर का शिलान्यास हुआ, किंतु आगे का निर्माण प्रतिबंधित रहा। इसे हिंदू समुदाय ने श्री राम के जन्म स्थान विषयक अपनी चिंताओं की अपेक्षा समझा, जबकि मुस्लिम समाज ढांचे पर अधिकार के आश्वासन की मांग करता रहा। तदंतर स्वामित्व के अधिकार को लेकर दोनों समुदायों में तनाव बढ़ गया, जिसका परिणाम अनगिनत विवादों और विधिक संघर्षों के रूप में दिखा। बहुत दिनों से यह संघर्ष हिंदू और मुसलमानों के बीच में होता रहा। ठीक है। दोनों समुदाय दीर्घकाल से लंबित इस विषय पर समुचित समाधान चाहते थे। 1992 में ढांचे के ध्वस्त के बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। कुछ आलोचकों ने माना कि इस घटना से भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बड़ी चुनौती दे दी। विधिक कार्यवाही से मैत्रीपूर्ण स्वीकृति क्या थी? यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी समाज में विवाद होते ही हैं, परंतु यह एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज में इन विवादों का हल सामान्यतः विधि की उचित प्रक्रिया से ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि हर समाज में विवाद होते हैं, लेकिन उन विवादों को अगर देखा जाए तो विधिक तरीके से अगर सुलझाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अनेक लोकतांत्रिक और विधिक प्रक्रियाओं के जरिए, जिसमें न्यायालय में सुनवाइयां, मध्यस्थता के प्रयास और जन आंदोलन सम्मिलित हैं। अतः 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 5-0 के निर्णय के फलस्वरूप अयोध्या विवाद का समाधान हो गया। इस निर्णय से इस विवाद से संबंधित विभिन्न हित धारकों के विरोधाभासी हितों का सामंजस्यपूर्ण समाधान किया गया और न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि जहां पर मस्जिद था वहां पर राम मंदिर था, इसलिए राम मंदिर वहां पर बनाया जाए। इस निर्णय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण के लिए आमंत्रित कर दिया गया और संबंधित सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक मस्जिद के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का आदेश दे दिया। तो अयोध्या में मंदिर के लिए अलग और मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी गई। इस प्रकार से हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में लोकतंत्र संविधान की समावेशी भावना के अनुरूप संघर्ष के समाधान का मार्ग खोजता है। यह विषय पुरातात्विक उत्खनन और ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे साक्ष्यों के आधार पर विधि के उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सुलझाया गया। तो अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर में तब जाकर के अयोध्या का मसले को सुलझा लिया गया। समाज में व्यापक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उत्साहपूर्वक लिया गया। यह एक उदाहरण है जिसमें एक संवेदनशील विषय पर सर्वसम्मति का निर्माण किया गया। यह भारत के सभ्यतागत स्वभाव और निहित लोकतांत्रिक प्रकृति की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। तो समझदारी से यह निर्णय खत्म कर दिया गया और वहां पर मंदिर और मस्जिद के दोनों स्थान को क्या किया गया? बांट दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नई सहमति का उदय हुआ। 1989 के बाद की अवधि में को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। ठीक है, यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं 1984 में
जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कितनी थी, तो याद रखना 415 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी। 1989 का जब चुनाव हुआ तो याद रखना 85 सीटें भाजपा को मिली। अचानक से कितना जल्दी से उत्थान हुआ, ग्राफ आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, 91 का जब चुनाव हुआ तो 120 सीटें मिली और कांग्रेस को 232 सीटें मिली। फिर जब 96 का चुनाव हुआ तो यहाँ 160 सीटें भाजपा को मिली और 140 कांग्रेस को मिली। 98 के चुनाव में 182 सीटें भाजपा को मिली और 141 कांग्रेस को मिली। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। फिर 99 का जब चुनाव हुआ तो 182 सीटें भाजपा जीती, 114 कांग्रेस जीती। 2004 का जब चुनाव हुआ तो 138 और 145 का हुआ और कांग्रेस यहाँ लीड ले गई। 2009 का जब चुनाव हुआ तो 206 सीटें कांग्रेस जीती और 116 सीटें भाजपा जीती। और 14 का जब चुनाव हुआ तो 44 कांग्रेस जीती और 282 भाजपा जीती। और 2019 का चुनाव हुआ तो उसमें 52 सीटें कांग्रेस और 303 सीटें कौन जीता, तो याद रखना भाजपा जीती। और 2024 का जब चुनाव हुआ तो उसमें भाजपा को 240 सीटें मिली और कांग्रेस को 99 सीटें मिली। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ ऊपर नीचे लगातार होता रहा, तो यहीं से कांग्रेस का पतन हुआ है और भाजपा का यहीं से उत्थान हुआ है। उसी चीज को ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव 2004 से 19। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग मतलब जो एनडीए है भाजपा के नेतृत्व में की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है प्रसंघ की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। प्रसंघ को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया था 2004 में। 4 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और जो है प्रसंघ की मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली की 70 के दशक की तुलना में एकदम एक जो है क्या हो गया, बदल गई थी। ठीक है, भारत अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर जुलाई 2008 में वाम दलों का समर्थन वापस लेने के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो है सप्रसंघ सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो याद रखना जब परमाणु समझौता हुआ था तो उसमें वाम दलों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। 2019 में 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, जो है परिणाम कांग्रेस के पक्ष में था आया। वास्तव में कांग्रेस की जो है सीटों की संख्या में वृद्धि हुई और 2004 में 145 से 2009 में जो है 206 सीटें हो गई और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सप्रसंघ सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और एक बार फिर सप्रसंघ की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। किसने, जो है मनमोहन सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें जीती। 30 साल बाद एकल पार्टी बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई। अपने स्वयं के सकल दल के बहुमत के बावजूद भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ राजग सरकार बनाने का विकल्प चुना और अकेले सरकार नहीं बनाया। जो गठबंधन बनता वो गठबंधन के साथ सरकार बनाई। वर्ष 2014 में भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति और आर्थिक नीति में तेजी से निर्णय लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से 330 सीटों के साथ विजयी हुई। जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तब भी गठबंधन की राजनीति का मान्यता अभी भी प्रासंगिक है। गठबंधन की सरकार ही चल रही है, लेकिन चाहे बहुमत क्यों ना पूरा मिल जाए। ठीक है, इस तरह दलीय प्रणाली के 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। जो है बढ़ती सहमति क्या है। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरी सी जान पड़ती है। इस सहमति में 4 बातें हैं। क्या 4 बातें हैं जो सभी पार्टियों में जो है उस समय जो है एक तरह से निकल के आई। पहला है आपका नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ थे जब मनमोहन सिंह ने इस नीति को लागू किया था नरसिम्हा राव की सरकार में, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीति से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। बिल्कुल सही है, वो आर्थिक जो है सुधार का ही परिणाम है कि आज हम जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक जो है दावे की स्वीकृति मिल गई
राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में हैं। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तो एक तरह से जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उसको एक तरह से महत्व मिल गया। ये हमारे देश की राजनीति में हुआ। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति हो गई। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद लगातार कम होता जा रहा था। हमने इस अध्याय में देखा है कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझीदार बन गए हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? क्षेत्रीय पार्टियों ने। ये एक परिणाम निकल के आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या था? विचारधारा की जगह कार्य पद्धति पर जोर और विचारधारात्मक सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। इसका क्या मतलब है कि गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हासिल हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे थे। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा के सहमत नहीं थे। ठीक है, ये भी एक समय हुआ, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चलती रही। ये भी देखा गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो भाजपा के साथ थी लेकिन वो हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन नहीं करती थी, फिर भी उनको एक साथ आना पड़ा। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीतिक इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्याय की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चल करके अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तेज है, लेकिन इन प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति भी है। ठीक है, किसी विचारधारा अलग हो लेकिन कुछ मामलों में सहमति एक जैसी है। अगर राजनीतिक दल इन सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए स्वरूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले पर जन आंदोलनों के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। अब सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, अब गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ठीक है, इसी तरह लोग जाति लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्ण कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीजों के मंथन के बीच आकर के ग्रहण करेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसे हमें यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, आगे लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आजादी के आसपास कई अन्य देश भी आजाद हुए और लोकतंत्र की को अपनाया। हालांकि भारत सामाजिक समानता और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में एक महान भूमिका निभाते हुए एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरा, क्योंकि हमारे देश के साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे और उन्होंने भी लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा लोकतंत्र मजबूत होता चला गया। लेकिन उनमें से कुछ देशों में ऐसा नहीं हुआ। इन कारणों के बारे में आप चर्चा करें जिन्होंने भारत लोकतंत्र को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैंने जो आपको बताया है आप उसे समझ सकते हैं। ये मेंस में क्वेश्चन लिख भी सकते हैं कि लोकतंत्र को भारत में पनपने में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये 2017 लोकसभा चुनाव का एक परिणाम दिया गया था कि किस पार्टी ने कितना वोट से चुनाव जीता है। ठीक है, 2019 के चुनाव का तो भाजपा 303 सीटें जीती थी। ठीक है, और कांग्रेस 52 सीटें जीती थी। ठीक है, डीएमके ने 24, शिवसेना ने 18, जदयू ने 16, बीजेडी ने आपका 12 और बहुजन समाज पार्टी 10 और अन्य पार्टियां 108 सीटें जीती थी। उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने बता दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।